नमस्कार साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पीड़ित अभ्यर्थी आज अधिकारियों से लखनऊ में मिले। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात कराई जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इस विषय पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ 15 दिनों में निपटाए जाएंगे शिक्षकों से जुड़े मामले, इस विषय पर बात करेंगे। इसी के साथ EWS की माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति रहने वाली है, इस विषय पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ BTC DELED बैक पेपर वालों का क्या होने वाला है, इस विषय पर बात करेंगे। और क्षितिज आरक्षण यानी कि जो दिव्यांगों की बची हुई 176 सीटें, इन सीटों का इसमें क्या हो सकता है, इस विषय पर बात करेंगे। तो हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। और इसी के साथ जो ST की 1133 सीटें हैं, इन पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की और सरकार से इस विषय पर जल्द समाधान करने की भी मांग रखी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने की मांग की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों के नेता धनंजय गुप्ता के अनुसार पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद 6800 अभ्यर्थियों की एक सूची जारी हुई थी, लेकिन सूची में नाम आने के बावजूद भी किसी भी अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल सकी। अब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 8 सितंबर 2026 को सुनवाई इस पर होनी है, जो 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर को लगातार 3 दिन चलेगी। पीड़ित अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखे, ताकि इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो सके। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और शनिवार को अभ्यर्थियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय में मुलाकात की है। बैठक में अलग अलग अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे तथा अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना गया। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों से कहा कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थियों की मूल मांग क्या थी, जैसे आरक्षण से जुड़े विवाद का समाधान हो, प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिले, सरकार कोर्ट में अपना पक्ष स्पष्ट करे, लंबे समय से लंबित भर्ती विवाद का अंतिम समाधान हो, जिन अभ्यर्थियों को सूची में शामिल किया गया है लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है, उनके मामले पर भी जल्द से जल्द निर्णय हो। जो पीड़ित अभ्यर्थी अधिकारियों से मिले हैं या मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया है, तो इस प्रयास से इसमें क्या फायदा हो सकता है। 69,000 भर्ती मामले में राज्य सरकार पहले ही ऐसी स्थिति की बात कोर्ट के सामने रख चुकी है, जिसमें कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखते हुए पात्र अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता निकालने का प्रयास बताया गया है। यदि अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के सामने लिखित और स्पष्ट मांग रखते हैं तो सरकार के स्तर पर यह मुद्दा दोबारा उच्च प्राथमिकता से आ सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई है। अधिकारियों से मुलाकात का प्रभाव और अधिक व्यावहारिक हो सकता है, क्योंकि संबंधित विभाग के अधिकारी आंकड़े, रिक्त पद, संबंधित सूची, नियुक्ति रिकॉर्ड आदि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो पीड़ित अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है, इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिणाम देखने को आगे मिलेगा। अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती में EWS की कानूनी स्थिति क्या है और इस पर बात करते हैं। हाँ, EWS की स्थिति कानूनी तौर पर थोड़ी पेचीदा है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज ने माना कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और बाद में लागू हुए EWS कानून को बीच में लागू करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उस समय मुख्य आधार यह था कि भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी और यूपी EWS एक्ट 2020 बाद में आया,
लेकिन 2025 में डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण बात कही। अब डिवीजन बेंच ने यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। 8 मई 2025 के निर्णय में डिवीजन बेंच ने सिद्धांततः यह माना कि 69,000 पदों के विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाना चाहिए था। अर्थात कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के कानूनी पक्ष को पूरी तरह गलत नहीं माना है। लेकिन समस्या यह थी कि तब तक 69,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी थी और नियुक्त शिक्षकों को उस मुकदमे में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया था। इसलिए कोर्ट ने व्यवहारिक रूप से नियुक्तियां हटाकर या पूरी चयन प्रक्रिया को पलटकर ईडब्ल्यूएस को लाभ देने का रास्ता नहीं अपनाया। अब इसके बाद 23 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 69,000 भर्ती में ईडब्ल्यूएस का लाभ लेने से इनकार किया गया था। मेरी समझ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान 69,000 मामले में पूरी चयन सूची को नए सिरे से बनाने, नई मेरिट आरक्षण व्यवस्था लागू करने या आर्टिकल 142 के तहत व्यापक समाधान की दिशा में जाता है, तो इस प्रक्रिया में 142 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई समाधान अवश्य निकाल सकता है। तो इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भर्ती की वास्तविक शुरुआत किस तारीख से मानी जाए? जैसे 18 फरवरी 2019 के ईडब्ल्यूएस संबंधी सरकारी आदेश का क्या प्रभाव था? 16 मई 2020 की नियुक्ति प्रक्रिया को अलग चयन प्रक्रिया माना जाए या पहले से चल रही भर्ती की निरंतरता? पहले से नियुक्त शिक्षकों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? और यदि नई व्यवस्था बनाई जाती है तो क्या वह 69,000 पदों के भीतर होगी या कोई अतिरिक्त पद समायोजन बनाया जाएगा? तो यह हमारी ईडब्ल्यूएस के लिए पूरी जानकारी थी। अब इसके बाद बात करते हैं 1133 एसटी पद क्या एससी या ओबीसी को दिए जा सकते हैं? तो एसटी पद का एससी पद में सीधा परिवर्तन तभी सुरक्षित होगा जब लागू आरक्षण नियम इसकी अनुमति दे या सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष आदेश से ऐसा समायोजन स्वीकार करे। 69,000 भर्ती मामले में पहले भी एससी अभ्यर्थियों की ओर से 1133 रिक्त एसटी पदों को भरने की मांग उठी थी। उस समय आरक्षण नियमों के आधार पर यह तर्क दिया गया था कि रिक्त एससी एसटी पदों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भरा जा सकता है। आज सरकार के सामने लगभग 9500 नए पात्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों में समायोजित करने का प्रस्ताव है और सरकार ने पहले से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने की भी बात कही है। इसलिए यदि 1133 एसटी पद वास्तव में खाली हैं तो सरकार कोर्ट के सामने यह कह सकती है कि इन पदों पर एसटी के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए लागू आरक्षण नियमों के अनुसार इन रिक्तियों का वैधानिक तरीके से उपयोग करके संशोधित मेरिट में आने वाले पात्र अभ्यर्थियों का समायोजन किया जाए। यह उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किस तरह से करती है या अभ्यर्थियों के पक्ष में क्या बात रखती है। अब बात करते हैं बीटीसी या डीईएलएड अभ्यर्थियों की जिनकी बैक विज्ञप्ति निकलने के बाद क्लियर हुई थी, उनका मामला क्या है? 69,000 भर्ती में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि पर अभ्यर्थी के पास बीटीसी या डीईएलएड की आवश्यक योग्यता पूरी थी या नहीं। यदि विज्ञापन की कट ऑफ तारीख तक उनकी बीटीसी योग्यता पूरी नहीं थी और बैक बाद में क्लियर हुई तो सरकार यह तर्क दे सकती है कि वे मूल विज्ञापन की भर्ती में पात्र नहीं थे। लेकिन वर्तमान मामला सामान्य भर्ती से अलग है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब नई संशोधित मेरिट में पात्र अभ्यर्थियों को समायोजित करने और पहले से नियुक्त शिक्षकों को प्रभावित न करने का व्यापक समाधान विचाराधीन है। सरकार ने 8,270 अभ्यर्थियों के समायोजन की बात रखी है। इसलिए इस बीटीसी बैक वालों के लिए 3 संभावनाएं यहां बनती हैं। यदि कोर्ट केवल मूल विज्ञापन की एलिजिबिलिटी मानेगा, विज्ञापन के बाद बैक क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों का दावा यहां कमजोर हो जाएगा। यदि कोर्ट विशेष परिस्थितियों में नई मेरिट के आधार पर व्यापक समाधान करता है
तो कोर्ट यह देख सकता है कि उन्होंने बाद में योग्यता पूरी कर ली है और क्या उन्हें विशेष राहत देकर समायोजित किया जा सकता है, यानी कि आर्टिकल 142 का प्रयोग यहाँ कोर्ट कर सकती है। यदि सरकार के पास ऐसे अभ्यर्थियों को अलग संख्या सूची है, सरकार कोर्ट के सामने इन्हें अलग समूह मानकर इनके लिए अलग समाधान भी मांग सकती है। सिर्फ बाद में बीटीसी की बैक पास कर लेना अपने आप 69,000 भर्ती में नियुक्ति का अधिकार पैदा नहीं करता है, लेकिन वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में यदि समाधान आर्टिकल 142 के तहत बनाया जाता है तो इन भर्तियों को भी अलग से राहत मिलने की संभावना पर बहस देखने को मिल सकती है। 8 सितंबर 2026 से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की लगातार सुनवाई तय की है और सभी संभावित पक्षों की श्रेणी, आपत्तियां और मांगों को व्यवस्थित करके रखने को कहा है। इसलिए बैंक वालों के लिए निर्णायक प्रश्न यह होगा कि उनकी बीटीसी की बैक किस तारीख को क्लियर हुई है और 69,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और आवेदन की अंतिम तिथि क्या थी। अब बात करते हैं जो लगभग 176 क्षैतिज आरक्षित सीट जो दिव्यांग या स्वतंत्रता सेनानी आदि श्रेणियों में पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उनका मामला क्या होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग, पूर्व सैनिक आदि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। इनकी सीटें अलग से SC, ST, OBC के ऊपर जोड़ने वाली सीटें नहीं होती हैं। इन्हें संबंधित वर्टिकल कैटेगरी के भीतर समायोजित किया जा सकता है। अगर 176 सीटें वास्तव में खाली हैं तो इसमें क्या हो सकता है। मेरी समझ में 3 संभावनाएं यहाँ बनती हैं। पहली, यदि किसी क्षैतिज श्रेणी के लिए निर्धारित संख्या पूरी नहीं हुई तो उस श्रेणी में कमी को संबंधित वर्टिकल कैटेगरी के नियम के अनुसार पूरा किया जा सकता है। दूसरी संभावना इसमें यह हो सकती है, अगर सरकार के पास 176 पदों की वास्तविक वैकेंसी है और सुप्रीम कोर्ट एक मुश्त विशेष समाधान बनाता है तो कोर्ट सरकार को इन रिक्तियों का उपयोग नई मेरिट में आने वाले पात्र अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए करने की अनुमति दे सकता है। और बिंदु नंबर 3 इसमें यह बनता है, यह अनुमति आर्टिकल 142 के तहत नियम पर यह निर्भर कर सकता है। तो साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारी में। साथियों, आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई आपकी अपनी समस्या हो तो आप समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या को सॉल्व करने की और उस पर उचित जवाब देने की। तो मिलते हैं नई अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।